देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो डाइपोल था उसको हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर टॉर्क निकाला था और पोटेंशियल एनर्जी निकाला था। तो ये चीज़ है। ऊपर मैं लेके चलता हूँ थोड़ा सा। पहले तो डाइपोल के बारे में हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पोटेंशियल वगैरह निकाला था, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डाइपोल को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकते हैं, एक यूनिफॉर्म हो सकता है और एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे थे, और रखने के बाद फिर उसके ऊपर फोर्स निकाला, फिर टॉर्क निकाला, फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला। तो टॉर्क जो होता है वो कितना होता है, पी क्रॉस ई होता है, और जिसका जो पोटेंशियल एनर्जी आया था वो माइनस ऑफ पी डॉट ई आया था, ये रहा यहाँ पे। और मैंने थीटा इज इक्वल्स टू जीरो वाले पोजीशन पे क्या बताया था कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वहाँ पे सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होता है, डेट इज माइनस ऑफ पी। थीटा 90 पे रेफरेंस लिया था, विच वाज पोटेंशियल एनर्जी वाज जीरो, एंड थीटा 180 पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो चलो इस पर पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम लोग और आगे चलेंगे। डायपोल के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया गया P। तो बोला गया इफ इट इज rotated through a small angle then find its time period। ये जो डायपोल है, इस पूरा जो डायपोल है उस पूरे डायपोल का मास m है, और इस डायपोल का जो लेंथ है वो a दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट है, और क्या जो चार्ज है प्लस क्यू है। मैं इस पी को ही हटा देता हूँ, सॉरी, प्लस क्यू इधर होगा, माइनस क्यू इधर होगा, ऐसा। तो निकालो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर एक जगह पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। इसको देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा गया है, और इसको सबसे पहले थोड़ा सा रोटेट कराया जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कराऊंगा, हेड से थीटा एंगल से रोटेट, और थीटा एंगल से अगर रोटेट करूंगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने देखा था, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, बोलो, पी क्रॉस ही था, हाँ सर। ये था। और पी क्या है हमारा, डायपोल मोमेंट, क्रॉस ई, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको लिख देता हूँ पी ई साइन थीटा, जिसमें कि पी है क्यू इंटू ए, और ई इंटू साइन थीटा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा तो टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा होता है। तो टॉर्क का वैल्यू मैं आपको कर लेता हूँ, क्यू ए ई साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। ऐसा करता हूँ मैं कि क्यू ए को मैं बाद में पुट करूँगा, यहाँ पे मैं पी लेकर के चलता हूँ, ऐसा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल्स टू पी ई बाय आई इंटू साइन थीटा। अब क्योंकि इस जगह पे बोला गया है स्मॉल एंगल से इसको रोटेट कराया गया, तो थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, सो साइन थीटा यस सर। विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, पी ई बाय आई इंटू थीटा। अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर एस एच एम हो रहा है ना, और अगर इससे कंपेयर करूँगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई ई बाय आई।
अच्छा, इस जगह पे चाहो तो तुम माइनस वगैरह लेकर के चल सकते हो, लेकिन माइनस बस डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसीलिए मैं माइनस लिया नहीं। और अब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू बाय रूट अंडर ऑफ आई बाय, ये आ जाएगा आंसर। अब आई का वैल्यूज़ वगैरह हम लोग चाहे तो पुट कर सकते हैं, उसको एक रॉड की तरह ट्रीट कर लेंगे, नहीं तो पॉइंट मास की तरह भी दिया जा सकता था। इसका एम मास है, इसका एम मास है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आराम से निकाला जा सकता है। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम लोग पुट कर सकते हैं। दूसरा पी कितना था, क्यू इंटू ए इंटू, तो सिंपल वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? यस। हाँ सर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन ऐसा है कि फिर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा गया लेकिन था डायपोल इस तरीके से, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन rotating from theta is equals to 60 degree, theta is equals to 120। सॉल्व करो। मोमेंटम इसका पी, मोमेंटम बोल रहा हूँ, डायपोल मोमेंट इसका पी दे रखा है, ये पहला है। और दूसरा सेम इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट मतलब दूसरे फिगर के लिए सेम क्वेश्चन, डायपोल इस तरीके से रखा है। अब सॉल्व करो इसको। तो देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर आएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे तो फर्स्ट वाले में क्या बोला गया है कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री से इसे लेकर के थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री तक लेकर के जाना है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डायपोल का, वो माइनस ऑफ पी डॉट ई होता है या फिर पी ई कॉस थीटा होता है। तो जितना भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वही एक्सटर्नल एजेंट के कारण से वर्क होगा। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर देखेंगे तो डायपोल इस तरीके से रखा हुआ था, तो ये होगा इनिशियल। और अगर डायपोल को इस तरह से कर दिया तो यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। तो तुम खुद बताओ, मैं इसके स्टेबल पोजीशन से रोटेट करा करके अनस्टेबल पोजीशन में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण से वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव। ये बात तो क्लियर हो गया। तो अगर पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका कुछ वैल्यू होगा और इसका कुछ वैल्यू होगा। ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, यू फाइनल होना चाहिए, जो इनिशियल ज़्यादा होना चाहिए? यू फाइनल। यू फाइनल। ऑफकोर्स यू फाइनल ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण से जो वर्क होगा वो यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल होगा। हालांकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला भी यही है, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे तुम्हें आंसर निकल के आ जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा माइनस साइन के साथ, तो माइनस ऑफ पी ई कॉस 120 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी ई कॉस 60 डिग्री। तो सॉरी, माइनस ऑफ पी ई कॉस 120 कितना होता है, बोलो? माइनस हाफ। माइनस 1/2 प्लस पी ई कॉस 60 कितना होता है, 1/2। हाफ। तो टोटल ऐड होकर के कितना हो जाएगा? पीई। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस तुम्हें अच्छे तरीके से करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल इस तरीके से दिया गया, ऐसा दे रखा है 60 डिग्री। तो
अगर तुम्हें फील आ रहा होगा, तुम्हें ध्यान से पता चलेगा कि अगर मैं पोजीशन ए से पोजीशन बी पे लेकर के जाऊं तो मेरे कारण से जो वर्क होगा वो ज़ीरो होगा। क्यों? कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो रहा है ए से बी ले जाने में। आया ना? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस ऑफ पी कॉस 60, और बी पे कितना होगा, माइनस ऑफ पी कॉस 60। हमारा एंगल मेजर करने का रेफरेंस लाइन तो यही है ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ज़ीरो। हाँ सर। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ज़ीरो। मतलब कि तुम इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेके जा रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट के कारण से कोई वर्क नहीं। अब इस पोजीशन से एक्स्ट्रा तुम इस पोजीशन पे लेके जाओगे तो इतना ही वर्क होगा। बात क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर, तो ये हाँ बात सर। समझ में आना चाहिए। और अगर चाहो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा, पी कॉस 120 माइनस ऑफ इनिशियल कितना, माइनस पी ई कॉस 60। पहले इसको पुट कर लो, ये बेसिकली यही चीज़ है। डायरेक्ट आंसर दे दो। ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड था इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉट, और एक डायपोल को इस तरीके से रिलीज कर दिया गया। डायपोल मोमेंट था पी, कितना 90 डिग्री से रिलीज कर दिया गया। और इस जगह पे जो चार्जेस थे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और मास एम है, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, मास एम है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ कोर्स कितना है, ए है। और क्या होगा, और मासेस दे दिया, चार्ज दे दिया, बस इतना ही है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एंगुलर velocity of the dipole when it reaches the equilibrium position. It reaches the equilibrium position. सॉल्व करो इसको। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस डायपोल को 90 डिग्री से रिलीज कर दिया गया, तो ये रोटेट करेगा और जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस समय कितना इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा, मतलब कि ओमेगा निकाल रहा है। तो क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए वो समझो। अगर मैं इसको रिलीज़ करता हूँ इस जगह से तो ये रोटेट करेगा, और रोटेट करने के बाद फिर इस पोजीशन पे आएगा। क्यों इस पोजीशन पे आ रहा है? क्योंकि जो फोर्सेस हैं इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जी क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे स्टोर्ड था, तो वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मुझे मिल रहा है। अब क्योंकि ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रहा है तो ये रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं था, जीरो था। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, और डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वो जीरो था, और इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस ऑफ पीई, बराबर। तो चेंज कितना हुआ, पीई हो गया, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा निकल करके आ जाएगा। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग आई की बात करें तो दो मासेस अटैच्ड हैं दोनों एंड्स पे, इसका मास एम है और इसका मास एम है, और इसका लेंथ कितना है, ए है। और चाहो तो तुम इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही इसका तो रोटेशन होगा। आई कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ एम ए स्क्वायर बाय 4, विच विल बी इक्वल्स टू एम ए स्क्वायर बाय 2। ये हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और पी कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ए इंटू, अब इसको सॉल्व कर लो।
आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या, समझ में आया सबको? हाँ सर। चलो आगे चलते हैं, और अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी डायपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। सो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म सर थोड़ा ऊपर करो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। अभी तक हम लोग जितने भी फील्ड यूज कर रहे थे सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म था। लेकिन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म। और मैंने एक डायपोल को रखा। अब इस डायपोल के ऊपर हम लोग तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेनली एक ही चीज़ डिस्कस करते हैं, बाकी दो डिस्कस नहीं करते हैं। फोर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉर्क के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ है जिसमें तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक पैटर्न नहीं बनता। ठीक है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो देखो इस पे फोर्स हम लोग निकालते हैं, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस जगह पे डायपोल है, और अगर डायपोल होगा तो नेगेटिव चार्ज इस जगह पे होगा और पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे होगा। तो इस पे जो फोर्सेस लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये हो गया कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगे, वन लोकेशन पे और टू लोकेशन पे। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किसी भी चीज़ का फंक्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन है। तो मैं इसको ई एक्स लिख देता हूँ, इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस लोकेशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई वन। और सॉरी, इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वन और इस लोकेशन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू। और क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि छोटा सा है, डेल्टा एक्स, तो अगर मैं इस पोजीशन को x1 बोलूँगा तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा, x1 प्लस ऑफ डेल्टा एक्स। आया ना कोई दिक्कत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वन होगा कितना इस लोकेशन पे, बोलो। बस फंक्शन में वैल्यू को पुट कर लो तो ई वन निकल के आ ई जाएगा। एक्स। सो ई वन विल बी इक्वल्स टू ई एक्स वन, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड कितना हो जाएगा, ई एक्स वन एक्स प्लस वन ऑफ प्लस डेल्टा डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा। और अब फोर्स देख लेते हैं, क्या इस जगह पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई वन। क्यू और ई वन। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई टू। और ये है अगर F2 फोर्स और ये है F1 फोर्स, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है डायपोल पे, F2 माइनस ऑफ F1, बहुत ही सिंपल। और F2 का वैल्यू कितना है, डेल्टा ई क्यू। E2 माइनस ऑफ Q E1। बोलो E1 और E2 का वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, Q का वैल्यू और कॉमन ले लिया मैंने, और E1 और E2 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, जैसे E x1 प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ऑफ E x1। सो दिस इज द नेट फोर्स। अब बोलो क्या करें। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, तुम्हें डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन में स्टूडेंट इसी स्टेप को भूल जाता है कि अब क्या करें, यहाँ तक तो आता है। तो डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। डेल्टा एक्स अगर ऊपर आ गया और इसके नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा, ये बता सकता है। हमारा डेल्टा एक्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा छोटा है। डेल्टा एक्स काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि डायपोल है।
dE by dx. हाँ, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया क्या? इधर से हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया that the net force on the dipole is equals to, ये क्या चीज़ है? Q इंटू डेल्टा एक्स क्या है? नेगेटिव चार्ज डाइपोल पॉजिटिव मोमेंट। चार्ज के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और इसका चार्ज Q है, तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P dE by dx। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला और इसे हमें याद रखना है। किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रखा जाएगा तो उस पर नेट फोर्स का फॉर्मूला पी डी ई बाई डी एक्स आएगा। अब देखो इसमें वेक्टर्स वगैरह इंक्लूड कर देते हैं, थोड़े डिफरेंट तरीके से इसका डायरेक्शन बताने की भी कोशिश करते हैं वो लोग, लेकिन मैं इस तरीके से वेक्टर इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें। मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगा कि हाँ इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखेंगे ऑलवेज, दिस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन को भी देता है अगर वेक्टर वगैरह लगा देंगे तो, लेकिन हमें डायरेक्शन खुद से निकालना है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि एक पॉजिटिव चार्ज है इस जगह पे और एक डायपोल और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और q है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज। ऐसा करता हूँ, इस चार्ज को मैं अलग ले लेता हूँ कैपिटल Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है डायपोल। तो क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो Q चार्ज है डायपोल पे कितना फोर्स लगाएगा, या फिर डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है ये निकालना। फाइंड द नेट फोर्स ऑन डायपोल और इसका डायरेक्शन। तो तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? डायपोल और ये जो छोटा सा चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। आराम से सोचो, और इसी से हमारा डायरेक्शन निकलेगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल। तो इस नेगेटिव चार्ज पे क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F1। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज पे कैसा लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा F। तो कौन सा बड़ा फोर्स है, F1 बड़ा है या F2 बड़ा है? F1। F1 बड़ा है, और F1 बड़ा है तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स किधर लगा? लेफ्ट के डायरेक्शन में। और इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो तुम्हें डायरेक्शन पता चल गया ना, माइनस ऑफ आई कैप। क्या तुम्हें ऊपर वाले वेक्टर फॉर्म में ले करके डायरेक्शन निकालने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं। अब देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्या होता है? P डी ई बाई डी एक्स। तो E क्या चीज़ होता है? जिस एक्सटर्नल फील्ड में इस डायपोल को रखा गया है ये है E, और ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसी का डिफरेंशिएशन करना है मुझे। क्या इस पॉजिटिव चार्ज के कारण से इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ये होगा E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। आया ना? यही होगा। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना होगा आर के रेस्पेक्ट में बाई डी आर। कितना हो जाएगा? के क्यू आर रेज टू पावर -2 है, डिफरेंशिएशन में -2 सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा -3। यहाँ पे आएगा -2 के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यू। ये हमारा निकला।
अब इसमें वैल्यू को मैं पुट कर लूँगा, तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल विल बी इक्वल टू P इंटू दिस थिंग -2K PQ डिवाइडेड बाय R। और अगर तुम्हें ध्यान हो तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया है, आई थिंक इक्विटोरियल पोजीशन वाला किया था। तो ये हमारा आंसर निकला। तो माइनस आई यहाँ कैप पे भी लिखेंगे। हाँ वही मैं बताने जा रहा था कि इस जगह पे माइनस साइन किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। इधर से हमें माइनस साइन इस बात को डिनोट करा देता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए इसको मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिखूंगा और माइनस ऑफ आई कैप से लगाऊंगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दो डायपोल के बीच में फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स, ये क्वेश्चन बोल लो या फिर बोल लो थ्योरी पार्ट में, दोनों में आ जाएगा। फोर्स बिटवीन डायपोल्स, तो मेरे पास दो डायपोल्स हैं और दो डायपोल को सामने सामने रख दिया गया है, जिसमें आर को हमेशा हम लोग बढ़ा ही लेते हैं। एक केस ये हो सकता है कि डायपोल को हम लोग इस तरीके से रखें, और दूसरा केस ये हो सकता है कि डायपोल को हम लोग इस तरीके से रखें। और इन दोनों केस के लिए हमें फोर्स निकालना है। मान लो कि इसका डायपोल मोमेंट P1 है और ये P2 है, और ये है P1 और ये P2, तो फोर्स ऑन द डायपोल निकालो। तो किसी भी डायपोल पर फोर्स निकाल लो, बात एक ही है कि दूसरे डायपोल पे नहीं लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। बराबर, कैलकुलेट करके बताओ तुम लोग पहले तो, फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो इन दोनों डायपोल्स के बीच में फोर्स कितना लगेगा? आर डिस्टेंस पे एज्यूम कर लो, आर डिस्टेंस पे है और आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, ऐसा जंक्शन हम लोग लेके चलो। देखो तो पहले मैं फर्स्ट वाला करके दिखाता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या है कि P1 और P2 पे जो फोर्स लगेगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो किसी एक के ऊपर हम लोग पहले कंसंट्रेट करें, जैसे कि मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होगा या रिपल्सिव इन नेचर होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अट्रैक्ट। बोलो। अट्रैक्ट। इस जगह पे पॉजिटिव है और इस जगह पे नेगेटिव है, इस जगह पे नेगेटिव है और इस जगह पे पॉजिटिव। तो मैं अच्छे तरीके से दिख रहा है कि ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा और ये फोर्स इस पे इधर लगाएगा। तो ये F1 हो गया और ये F2 हो गया, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होने वाला है। तो साइन तो हमें पता चल गया, डायरेक्शन मतलब पता चल गया, तो साइन नेगेटिव वगैरह होगा तो मैं उसको हटा दूंगा मैग्नीट्यूड में लूँगा से। तो ये P1 जो है, P1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है इस लोकेशन पे, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड P1 के कारण से उस एक्सियल लोकेशन पे कितना होगा? क्या फॉर्मूला होता है? 2K P बाय आर क्यू, आर क्यू। यही फॉर्मूला होता है डायपोल के कारण से। और P2 अगर डायपोल इस जगह पे है, तो इस डायपोल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी गिवन बाय P2 भी E1 बाय dr। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, E1 बाय dr इक्वल्स टू K P1
r⁻³ -3 है, -3 सामने आएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, जगह -3 डिवाइड बाय r⁻। वैल्यूज को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ जगह, और ये हो जाएगा -6k p1/r⁻। और क्योंकि माइनस का कोई मतलब नहीं है, वो बस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए था, इसीलिए मैंने इसको प्लस कर लिया, मैग्नीट्यूड निकाला, और आंसर आ जाएगा फाइनल k 6k p1/r⁻। So this is the net force on both the dipoles. समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। सेकंड वाला करो, कैसे करेंगे? सेकंड वाला कैसे करेंगे? क्या अभी भी इसमें हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? क्या ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता इस सिस्टम के लिए? तो मुझे पता है। नहीं। और दूसरा चीज़ कि इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मुझे बताओ। है क्या डायरेक्शन ऑफ फोर्स? नहीं। चलो करते हैं। P1 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P2 के कारण से, क्योंकि इस जगह पे P2 रखा हुआ है, तो ये इसका कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, ऐसा। और डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा इधर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा QE, और इस डायरेक्शन में लगेगा QE1। तो कौन सा ज़्यादा फोर्स होगा, E1 या E2? E1। E1 ज़्यादा होगा। तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो अब मुझे यही निकालना है कि ये फॉर्मूला स्टिल वैलिड है या नहीं। मैं इसका डेरिवेशन करके दिखाता हूँ कि ये फार्मूला सही है या नहीं है, या फिर कुछ और करना चाहिए। तो वही काम रहेगा कि मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस P1 के कारण से। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और डायपोल हमारा ऐसा रखा हुआ है, और डायपोल ऐसा रखा हुआ है, तो इस लोकेशन पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस लोकेशन पे है P2 इलेक्ट्रिक। तो मैं इस लोकेशन को अगर क्या बोल लेता हूँ, इस लोकेशन को x1 बोल लेता हूँ, तो ये लोकेशन क्या हो जाएगा हमारा? x1 प्लस डेल्टा एक्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डेल्टा एक्स। इस पे जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगा, इस पे जो फोर्स लगा इस डायरेक्शन में लगा, F1 एंड F2। सो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F1 माइनस ऑफ F2। F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? QE1 माइनस Q, और E1 और E2 का वैल्यू अगर फिर से हम लोग देखेंगे वो कितना होगा? E x1 प्लस डेल्टा एक्स, और ये कितना हो जाएगा? E x1। और फिर से वही काम, डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए, और तुम्हें अब दिख रहा होगा कि ये चीज़ एग्जैक्टली सेम है
तो हमारे पास फिर से आंसर क्या निकल के आ जाएगा, P dE/dx। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर जो फॉर्मूला लिखा, दैट फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड। हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था, लेकिन दिस फॉर्मूला इज स्टिल वैलिड। और डायरेक्शन के लिए इसमें अलग से फिर से वेक्टर में माइनस साइन यहाँ पे लगाते हैं, बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंपल सा इससे पहले मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन खुद ही को। क्लियर है क्या? एक और चीज़, तुम लोग अगर सोच रहे हो कि सर इस जगह पे x1 कैसे एज्यूम कर लिया, मान लो कि मेरा ओरिजिन इधर है ना, उस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे फोर्स निकालना ना, फोर्स अब आसानी से निकाल सकता है। ये एक डायपोल है P1 और ये P2। इसके कारण से P1 के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो लिख सकता हूँ मैं, P1 इज इक्वल टू K P1/r3, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लो, K P1/-3/r⁻⁴ हमारा फोर्स निकालना है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू P2 और ये dE/dr, इट इज इक्वल टू P2 इन माइनस को हटाई दो, so this will be 3K P1/r⁴। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया क्या सबको? बोलो, क्लियर है सबको? कोई डाउट? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन करो। सर जरा दिखाओ ना। हो गया। हम्म, एक रिंग है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, पॉजिटिव चार्ज प्लस Q डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसका रेडियस है R, और R/2 डिस्टेंस पे एक डायपोल को रखा जिसका डायपोल मोमेंट था P। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस डायपोल एंड इट्स डायरेक्शन। मास इसका दे दिया गया है m है, पूरा डायपोल का ही मास m है ऐसा। and also find its direction, and also find its direction। सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है कि ये जो हमारे पास रिंग है, उस रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग के कारण से? KQX/x² plus r² to the power 3/2। KQX x² प्लस ऑफ r² के पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला। और मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा हुआ है, तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, P x के dE/, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। हाँ तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dE/dx
3x विल बी इक्वल्स टू के क्यू, तो कांस्टेंट को कॉमन ले लिया और ये इसमें डिवीज़न रूल लगेगा। तो जो भी चीज़ नीचे लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करके एज इट इज़ लिख दो और यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 यहाँ से, और अब आएगा माइनस और इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो 3/2 सामने आएगा और अंदर जाएगा, आ जाएगा हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर के पावर 3/2, 3/2 माइनस 1 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द, अब अंदर का डिफरेंशिएशन करूँगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और एक x तो पहले से था ही, उस x को भी मैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। और अब मैं वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, के क्यू एक्स का वैल्यू कितना है r/2, तो आर स्क्वायर बाय 4 प्लस ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा 5r स्क्वायर बाय 4 के पावर 3/2 माइनस ऑफ 3/2 5r स्क्वायर बाय 4 के पावर 1/2 और ये 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5r स्क्वायर बाय 4 क्यूब, तो कितना आ जाएगा फाइनल के क्यूब, और ये ऊपर 3/2 है, ऊपर कितना है 1/2 और ये है क्यूब 5r स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और कितना हो जाएगा, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो रूट अंडर में 5r स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा और ऊपर से एक कॉमन आ चुका है, तो ये सिर्फ 5r स्क्वायर बाय 4 है माइनस 3/2, ये चला गया और कितना है 2 इंटू आर स्क्वायर बाय, बोलो समझ में आया क्या, कैलकुलेशन है और कुछ तो है नहीं, डिफरेंशिएशन एंड देन 5r स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ के से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 4 5 माइनस ऑफ r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 r की पावर 4 डिवाइड बाय 16 और रूट अंडर में एज इट इज रहेगा 5r स्क्वायर बाय 4, जो भी कट रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे ये 4 इसके साथ जाएगा और ये 2 बच रहा है और ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, नीचे 2 बचेगा आर स्क्वायर 25 आर स्क्वायर 4 ऊपर आ जाएगा और इधर से जो निकलेगा और रूट अंडर ऑफ 5r बाय कितना आ रहा है के क्यूब ऊपर गया 16 बाय 25 रूट 5r क्यूब, ये हमारा निकला डिफरेंशिएशन। अब पुट कर लेना है सिंपल सा, फोर्स आ जाएगा p de बाई डी एक्स इक्वल्स टू 16 के क्यूब
P डिवाइडेड बाय 25/5 r³ और एक्सलेशन के लिए बस मास से डिवाइड कर लेंगे 16 P डिवाइड बाय 25/5 r³। ये आंसर है। आया था किसी का? P लिखना भूल गया था। P लिखना भूल गए थे 16। हाँ, बाकी सही चीज़। अब डायरेक्शन का देख लेते हैं कि किस डायरेक्शन में ये जाएगा। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाया था इस रिंग के लिए और वो ऐसा था, ये ऐसा। किस जगह पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था मुझे? r/√2 पे। अब तुम मुझे ये बताओ कि r/2 बड़ा है या r/√2 बड़ा है? कौन बड़ा है? r/√2। r/√2 बड़ा है। तो r/√2 बड़ा है तो r/2 किस लोकेशन पे होगा? इस लोकेशन पे होगा। इस लोकेशन पे होगा डायपोल। और डायपोल अगर इस लोकेशन पे है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ पे है? फर्स्ट वाले लोकेशन पे या सेकंड वाले लोकेशन पे? सेकेंड। सेकंड वाले लोकेशन पे। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, आया ना? सिंस E2 इज ग्रेटर देन E1 इसीलिए F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये सिस्टम जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये सिस्टम आई कैप के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये चीज़ तो निकाल ही लोगे, ये मुझे पता था, लेकिन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, उनको लगता है कि डिफरेंशिएशन कर लो और जनरल तरीके से सोच लो। डायरेक्शन हमेशा देखना है तुम्हें, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का या डिक्रीजिंग फंक्शन है। वही अगर डायपोल इस जगह पे रखा होता तो फिर तुम्हारा आंसर सही होता कि हाँ ये इस डायरेक्शन में फोर्स करेगा। ठीक है क्या? इसमें एक और क्वेश्चन ये बन सकता था कि अगर मैं डायपोल को इस जगह पे रखूं, कहाँ पे? r/√2। तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा नेट फोर्स? 0। हाँ सर 0। कैसे? आंसर सही है सर 0 ना? d/dx 0 हो जाएगा। क्योंकि ग्राफ अगर ऐसा है तो इस ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम de/dx 0 होगा। स्लोप ही तो बताता है हाँ डिफरेंशिएशन। सर। और याद करो अगर हम लोगों ने वैल्यू निकाला था या r/√2 पे मिलता है तो वो कैसे निकला था ये वैल्यू? ये वैल्यू जब डिफरेंशिएशन हुआ था x के रेस्पेक्ट में 0 किया था तब जाकर के r/√2 निकला था। इसका मतलब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में r/√2 जैसे ही पुट करोगे डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू में तो क्या दे देगा? तुम 0 दे देगा। उसी तरीके से नेट फोर्स इस पे क्या होने वाला है? 0 होने वाला है, क्योंकि de/dx होने वाला है 0। बराबर। सो ये स्पेशल केस है, d/dx कहाँ पे 0 हो रहा है? r/√2 पे 0 हो रहा है। ओके, तो ये डायपोल वायपोल का चक्कर कंप्लीट हो गया। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए, इससे ज़्यादा अब तो कुछ हो नहीं सकता है, और होगा भी तो तुम लोग खुद से कर सकते हो, ऐसा कोई इशू है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट करते हैं।
और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्लक्स, और फ्लक्स के बाद आएगा गॉस लॉ। गॉस लॉ कंप्लीट होगा तो फिर कंडक्टर से स्टार्ट करेंगे। गॉस लॉ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंडक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट का। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, जिसे हम लोग शॉर्ट में ELOF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोला जा सकता है, वो भी एक ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो समझना, इसमें हम लोग क्यों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एम्फेसाइज करके बोलते। इलेक्ट्रिक लाइंस तो है ही है, लेकिन वो फोर्स के साथ भी इंक्लूडेड है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जहाँ पे भी चार्जेस रखे होंगे स्पेस में, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बाहर निकलता है, और नेगेटिव चार्ज के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। कोई दिक्कत इसमें? ये पहला प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। एक सिंपल सा स्टेटमेंट हम लोग। और अगर बहुत सारे चार्जेस रख दिए गए, जैसे कि मान लो पॉजिटिव चार्ज रख दिया और पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, टेस्ट चार्ज हम लोग रखेंगे और टेस्ट चार्ज को रख रख करके ये चेक करेंगे कि उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगते जा रहा है, और उस तरीके से लोग लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे। लाइंस होते हैं वो जिस तरीके से दिखते हैं। जैसा होता है ऐसा। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रख दें, तो इन सभी चीज़ों का ड्राइंग हम लोगों ने पहले भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहले भी ड्रॉ किया हुआ है। ऐसा होगा, इस तरीके से। ऐसा होगा। तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना भी रखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हिसाब से वो खुद ही खुद एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंडिविजुअल के कारण से नहीं है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे भी जो मुझे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, इसे एक इंडिविजुअल के कारण से नहीं। चलो दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? अगर किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो जो चार्ज इस पे रखा जाएगा तो उसमें फोर्स दो डायरेक्शन में लगेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, lines never intersect each other. नेक्स्ट तीसरा, और ये सब काफ़ी सिंपल है, जो तुम्हें पहले से पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। तो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका क्या रीज़न है? लेट से कि वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट किया। सबसे पहले ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से जो फोर्स लगता है इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर।
कंजर्वेटिव फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? क्या प्रॉपर्टी होता है? इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और यूं बोल लूँ कि अगर वो एक लूप में चलेगा तो वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। आया ना? हाँ सर। शुड बी 0। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉपर्टी है। तो अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक लूप में एग्जिस्ट करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज पे वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो ये वर्क कैसा किया? पॉजिटिव किया। मैं इसको धीरे धीरे मूव कराते गया और वापस से इस लोकेशन पे लेकर आया। तो मैं किसी भी जगह पे रखूँ, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था। आया ना? तो वर्क ऑलवेज तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव मिलेगा क्या? ऑल वर्क इज पॉजिटिव। और जब मैं सबको सम कर लूँगा, इनिशियली इस जगह से चला था, वापस इसी जगह पे पहुँच गया, तो हमारा नेट वर्क डन कितना हुआ? नॉट इक्वल टू 0। लेकिन 0 तो होना चाहिए था, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स यही बोलता है 0 होना चाहिए था। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ में आया? हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। सर ऐसा भी सोच सकते हैं ना, लाइक पॉजिटिव से चालू होगा नेगेटिव में खत्म होगा, तो वो इसमें दिखेगा ही नहीं कभी। हाँ, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा नेगेटिव पे, लेकिन अगर सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव को क्लोज क्लोज रख दिया है, डायपोल बन गया है ना? तो इस टाइप से अगर सोचोगे हाँ। तो लूप का थोड़ा सा फील आ रहा है। चलो नेक्स्ट इज कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितना ज़्यादा डेंसर होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जितना ज़्यादा डेंसर होगा जिस लोकेशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा होगा? ए पे कंपेयर टू द लोकेशन बी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे। मान लो 3 लाइन्स ही मैंने ड्रॉ किया, तो क्या पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर करेंगे तो ए पे ज़्यादा होगा। और क्या ए पे काफ़ी डेंसर है कंपेयर टू बी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? तो हम लोग सिंपल सा ये चीज़ बोल सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ will be more where it is denser। डेंस या फिर डेंसर, और डेंसर बोलने का मतलब ये है कि डेंसर मीडियम नहीं है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी ज़्यादा पास पास में। नेक्स्ट इज कि जितने नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, लेट से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इससे कितने नंबर ऑफ लाइंस निकल रहे थे? 4। और अगर मैं इस चार्ज को डबल कर देता हूँ, इसके मैग्नीट्यूड को डबल कर देता हूँ, तो अब जो मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो जस्ट डबल हो जाएंगे। अब कितना निकलेगा? 8। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? that number of lines originating from the charge is directly proportional to the magnitude of the charge। number of electric field lines is directly proportional to the magnitude of the charge। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया। और भी कुछ है इसमें जो कि हम लोग कंडक्टर में जाकर के पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ।
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never crosses कंडक्टर। मतलब कि जैसे कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रहे थे, तो इसको क्रॉस करके कभी नहीं निकलेगा। ये गलत डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो वहाँ पे लाइंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये लाइन इसी जगह तक आकर के रुक जाएगा, उसके बाद फिर इस तरफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉसेस एनी कंडक्टर। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, ये कंडक्टर में पढ़ते हैं लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ और इसको वापस से हम लोग वहाँ पे भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऑलवेज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। जो सरफेस है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से थे यहाँ पे, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब आगे जाएंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलरली सरफेस की, और फिर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलरली बाहर निकल। सो दिस डायग्राम इज करेक्ट। अगर ये डायग्राम बनाना है तो ये गलत है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, दिस इज रॉन्ग। या फिर ऐसा कर लिया तो भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो ये दोनों गलत है, रीज़न तुम्हें पता है, पहले वाले में परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं है। दूसरे वाले में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए क्योंकि कंडक्टर है। तो ये हमारा right है। बोलो, ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक एग्जांपल कर लेते हैं और बना के दिखाओ। लेट्स सपोज दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड फ्रॉम ए कंडक्टिंग प्लेट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d, कितना भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। ये कंडक्टिंग प्लेट है, इनफाइनाइट, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सॉल्व करो इसको। हाँ। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। मैं देख तो नहीं सकता हूँ कि तुम लोगों ने कैसा ड्रॉ किया, फिर भी मैच कराने की कोशिश करना। ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस जगह पे रखा होता तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलीज करता है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक। लेकिन क्योंकि अब इस जगह पे एक न्यूट्रल कंडक्टर आ चुका है, तो कंडक्टर क्या करता है, इसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण से, और नेगेटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हुए हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगे वो अब इस तरीके से जाएंगे। इसको जाना था ऐसा, लेकिन वो अब बेंड हो जाएगा और ऐसा फॉल करेगा इसके। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल करना पड़ेगा और फिर इधर से स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है ना ये। इनफाइनाइट शीट के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे क्या होता है, कांस्टेंट। तो दिस मस्ट बी पैरेलल, है ना।
और इधर भी इनफाइनाइट शीट के कारण से पैरेलल होना चाहिए, तो परपेंडिकुलर हो रहा है तो वो पैरेलल तुम्हें दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप का हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पास में होंगे तो इनफाइनाइट शीट होने के कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। समझ में आया क्या मेरी बात? अब हाँ नेक्स्ट सर। इसमें लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हालांकि वो प्रॉपर्टी को ऊपर ही लिखाना था मुझे, ये फोर्थ वन है, सॉरी सेवंथ वन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जहाँ पे ये क्या सारे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला लाइन ड्रॉ किया जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाले लाइन, ये सारे कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर पोटेंशियल के स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, तो ए पे ज़्यादा होगा और बी पे क्या होगा, कम। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये V1 होगा और ये V2 होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है लेकिन इस जगह का डिस्टेंस है ज़्यादा। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ डेल्टा डी, जो कि मैंने पहले भी इस बात को बताया था, डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है दैट इज 8, और इसे सेकंड में डालना चाहिए था, वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके ऊपर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या करता है, डायरेक्शन बताएगा। ये तुम्हें देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो देता ही देता है, साथ ही साथ ये फोर्स का भी डायरेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई होता है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। सो टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जो फोर्स होगा वो फोर्स का डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, या तो तुम्हारा इधर होगा या तो इधर होगा, डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव चार्ज के लिए इधर होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए इस तरफ। ठीक है क्या? इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये फील्ड का डायरेक्शन तो देता ही देता है, साथ ही साथ फोर्स का भी डायरेक्शन देता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसे बोला जाता है। एक और मिसकंसेप्शन ये रहता है कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है, और किसी भी पॉजिटिव चार्ज को अगर इस जगह पे रिलीज करेंगे तो ये इस पाथ को फॉलो करेगा। क्या ये सही है या गलत है? सर गलत है। क्यों गलत है? मैंने इसको तो रिलीज किया, यहाँ पे सर वेलोसिटी वो इसकी जीरो है, फोर्स भी इसी पॉजिटिव डायरेक्शन से में वो लग रहा है। दूर चला जाएगा। हाँ, तो नेगेटिव के पास भी तो जाएगा ना। सर वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, लेकिन उसकी ट्रेजेक्टरी का नहीं होगा, वेलोसिटी थोड़ा वेलोसिटी तो नीचे जीरो होगा है। वो। अगर मैं एक ग्रेविटी फ्री, सॉरी ग्रेविटी है और u इज इक्वल्स टू जीरो है, मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, ग्रेविटी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इस डायरेक्शन में एक आराम से मोशन कर लेता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो हाँ यहाँ पे भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका u जीरो है, और फोर्स इस तरफ लगेगा, फिर फोर्स इस तरफ लगेगा। सर, बट ग्रेविटी के वजह से भी एक्सेलरेशन नहीं, थोड़ा चेंज हो सकता है ना। यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, इस जगह पे ग्रेविटी नहीं है।
ठीक है, तुम लोगों ने समझाने की कोशिश की अपने लेवल पे। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किसी भी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री नहीं बताएगा। ठीक है, अगर इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसा है और तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को इस जगह से रिलीज किया है, इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा। दैट डज नॉट इवन लाइज ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा जा रहा है उसी पे बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? अब समझना बात को। यहाँ पे जो फोर्स होगा वो तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगेगा और यू कितना होगा, 0। कुछ टाइम जब हो गया तो वो क्या कर लेगा, वेलोसिटी को गेन कर लेगा। मान लो कि मैं उसी जगह पे है और इसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, वेलोसिटी इसने गेन कर लिया, तो अब टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी होगा और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। कुछ टाइम के बाद जब ये यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर्स और वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल हो गया, है ना। तो कभी भी अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होगा तो वो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। और इसमें तो जी हमारा कांस्टेंट था, फोर्स हमारा कांस्टेंट था, इसीलिए इसको पैराबोलिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पैराबोलिक भी नहीं होगा कि हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग होंगे। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ होगा उसके हिसाब से उसका डायरेक्शन होगा, उसके हिसाब से वो वेलोसिटी होगी। मेरी बात समझ में आएगा तुम लोग को या नहीं आएगी? समझा सर। हाँ, कहने का मतलब ये था कि कभी ना कभी तो जा करके वो वेलोसिटी गेन करेगा और जब तुम्हारा एक बार वेलोसिटी गेन हो गया तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, जिसके कारण से ये कभी भी उस पाथ में ट्रेवल नहीं कर पाएगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का सारा प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे और उसमें हम लोग काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। ठीक है, सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से परपेंडिकुलर क्यों होता है? कंडक्टर से परपेंडिकुलर क्यों होता है उसका रीज़न ये है कि ये जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना, सही है। हाँ तो क्या मैं पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे या पॉइंट सी पे पोटेंशियल सेम बोल सकता हूँ, हाँ। हाँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सी हो चाहे डी हो चाहे ई हो चाहे एफ हो, जो भी पॉइंट होंगे सरफेस का वो सारे पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। हम्म? और अगर ये सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो ये जो हमारा सरफेस क्रिएट हुआ है ये क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ और मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होते हैं आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझा सर। पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे रख दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थे, तो ये क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ में आया? यस सर। सर बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है कंडक्टर में? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना कंडक्टर, अच्छा वो चीज़ हम लोग कंडक्टर में पढ़ेंगे, चार्जेस वगैरह इंड्यूस हो जाते हैं। और ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, फिर आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क के लिए नेक्स्ट डीपीपी कर लेना और सेक्शन एच कर लेना, नहीं होमवर्क करते हैं।